हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में पुरानी चर्चा कंटिन्यू है। कल बेटा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था कुछ सोर्स ऑफ फाइनेंसेस का। ठीक है जी, वहीं से चर्चा को शुरू करेंगे और बेटा कंप्लीट भी करेंगे आज चर्चा को। फटाफट से सामने देखना। आज मुझे बेटा कंपनी की डेफिनेशन पर शिफ्ट करना ही करना है। बाबू, डिवेंचर के आगे एक रेट होता है, ऐसी चर्चा कल मैं कर चुका हूँ। डिवेंचर और बैंक लोन बिल्कुल एक जैसी बातें हैं, वो चर्चा कर चुका हूँ। प्रेफरेंस के आगे एक रेट होता है, वो चर्चा कर चुका हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने कोई रेट नहीं होता, ये बात कल की पेंडिंग है। इक्विटी के पैसे पूरे जन की वापसी नहीं होते, ये बात कल की पेंडिंग है। दो बातें पेंडिंग है बाबू। डिवेंचर के साथ जुड़ी हुई है कॉस्ट इंटरेस्ट, प्रेफरेंस के साथ प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी के साथ इक्विटी डिविडेंड। अगर मैं रिस्क की बात करूं तो बेटा डिवेंचर के साथ सबसे ज्यादा रिस्क है, प्रेफरेंस के साथ मीडियम, और इक्विटी के साथ चाहे कह लो लो रिस्क चाहे कह लो नो रिस्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड या पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्च होता है, तीनों ही बातें सेम है। बेटा कल मैंने बताया था पैसा लेने के लिए पैसा खर्च होता है, बैंक लोन से भी पैसा लेने जाओगे पैसा जरूर खर्च होगा। वो बात है कि बैंक लोन से थोड़ा कम होगा पर पैसा खर्च जरूर होगा। और बेटा इक्विटी से पैसा जो खर्च होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अकेले अंडर राइटिंग कमीशन ही 5% है, जिनको पता है उनको पता है। ठीक है जी। कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स्ड सीक्वेंस है। कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है। बेटा वो फिक्स सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले डिबेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। ये फिक्स सीक्वेंस था, याद है बात? चलो जी प्यारे बच्चों, अब यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे, इतनी बात रिवाइज हो गई। ठीक है जी। बाबू, मान लो मेरी कंपनी ने 5 लाख रुपए कमाए, सबसे पहले मुझे देना है डिवेंचर का इंटरेस्ट। दो इंटरेस्ट दो। मेरे एग्जांपल में मैंने 10 लाख रुपए डिवेंचर से लिए हुए हैं और डिवेंचर 9% वाले। 10 लाख का 9% ब्याज देना है हर साल, 90,000 रुपए देने हैं। मैंने बेटा 90,000 रुपए इंटरेस्ट दे दिया, पैसे बचे 4,10,000। अब देना है बेटा गवर्नमेंट के टैक्सेस। मान लो सरकार के टैक्स हैं 1,10,000, दे दिए, पैसे बचे बेटा 3 लाख। अब देना है क्या चीज? पुत्र, इंटरेस्ट इन 5 लाख का नहीं दिया जाता है, ये तो मेरा प्रॉफिट हुआ। इंटरेस्ट किसका दिया जाता है? मैंने कल एग्जांपल दिया था कि मैंने डिवेंचर से 10 लाख रुपए ले रखे हैं, जितने लूंगा उसी पे तो ब्याज दूंगा। मैंने 10 लाख ले रखे हैं, 10 लाख का 9% ब्याज कितना बैठा? 90,000। वो 90,000 रुपए ब्याज दी, अपने प्रॉफिट में से 90,000 ब्याज दे दी, पैसे बचे 4,10,000। मान लो सरकार का टैक्स 1,10,000 दे दिया, पैसे बचे 3 लाख। अब देना है प्रेफरेंस का डिविडेंड कितना? वो कल वाला एग्जांपल कंटिन्यू, मैंने प्रेफरेंस से भी 10 लाख ले रखे हैं, 10 लाख का 12%, 1,20,000 रुपए प्रेफरेंस का डिविडेंड दे दिया। पैसे कितने बचे? 1,80,000 रुपए। ये किसके लिए बचे? इक्विटी। भाई फिक्स सीक्वेंस है, डिबेंचर का इंटरेस्ट दे दिया, गवर्नमेंट के टैक्सेस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड। अब जो पैसा बचा वो किसका है? इक्विटी का इक्विटी डिविडेंड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई इतनी बात? 1 मिनट के लिए मेरी तरफ ही देखते रहना। बेटा एक बात बताओ, कोई ऐसा बिजनेसमैन दुनिया में हुआ जो ये बता दे कि मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा? पहला चैप्टर सब रिवाइज करके आते हैं बेटा। प्रॉफिट इज अनसर्टेन, प्रॉफिट इज इरेगुलर। कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो कह दे मैं तो इतने रुपए कमा लूंगा इस साल, बता सकता है? जब कोई यही नहीं बता सकता कि कितने कमा लोगे, तो ये कैसे बता दोगे कि कितने बचेंगे? ये कैसे बता दोगे कि कितने बचेंगे? भाई आप जो कमाओगे पहले उसमें से 90,000 रुपए फिक्स ब्याज दोगे, 10 लाख ले रखे 9%, जो भी कमाओगे उसमें फिक्स 1,20,000 रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे। मुझे कैसे पता कितने बचेंगे? जब मुझे ये अमाउंट ही क्लियर नहीं तो ये कभी क्लियर होगी? नहीं होगी ना। तो जो बचेगा वही तो मिलेगा। इक्विटी को क्या मिलता है? जो बचता है वो मिलता है, सबसे आखिरी नंबर है आपका। सर इसी वजह से कल मैं बोल रहा था बेटा इक्विटी के सामने कभी कोई रेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेटा किसी को पता ही नहीं क्या बचेगा।
भाई अगर यही सोचो मैंने इस साल 10 लाख कमाए होते तो शायद मेरे पास पैसे बचे होते ठीक ठाक रुपए, 6 लाख बचे होते। और सोचो मैंने 15 लाख कमाए होते, शायद बेटा 10-11 लाख बचे होते। हो सकता है बेटा अगर मैंने 5 करोड़ कमाए होते तो बहुत ठीक ठाक रकम बची होती। भाई मुझे पता ही तो नहीं मैं कितने कमाऊंगा। जब ये नहीं पता कितने कमाऊंगा तो ये कैसे पता कि कितने बचेंगे। जो बचेगा वो मिलेगा इक्विटी को। पता है इक्विटी को लोग एक और नाम से भी जानते हैं बेटा, बोलते हैं रेसिडुअल ऑनर। ऑनर वर्ड का मतलब ही मैं थोड़ी देर में बताता हूं, बस इस वर्ड पे फोकस करो। बोलते हैं रेसिडुअल ऑनर। रेसिड्यू क्या होती है? बचा कुचा। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक मैंने जो बात बोली बिल्कुल अच्छे से क्लियर? आगे बढ़ाएं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इक्विटी वालों की हालत देखकर कभी ऐसा लगता है कि जो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पागल हैं? देखो बात बड़ी सिंपल सी है। जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, अगर मैं इतना ही पढ़ाकर आपको बोलूं ना कि आपकी जेब में 10-10 लाख रुपए हैं, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगे? तो शायद बेटा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आप में से डिबेंचर में करेंगे, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपनी एक दिन नहीं रोक सकती, हमें तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे प्रेफरेंस में करेंगे कि यहाँ 9% मिलता है यहाँ 12 मिलता है, क्या हो गया अगर एक साल ना मिला अगले साल तो देगी कंपनी, जोड़कर देगी, क्यूमुलेट करके देगी। शायद बिरला ही कोई बच्चा हो जो इक्विटी का आंसर दे। पर मैं आपको बता देता हूँ शेयर मार्केट में जितने भी पैसे लगे हुए हैं उसका 99% पैसे अकेले इक्विटी शेयर में लगे हुए हैं। 1% लोग खरीदते हैं बस डिबेंचर और प्रेफरेंस। यार ऐसी क्या कहानी है, इतना क्या मोहब्बत? बाबू देखो, जब पेमेंट बांटने का नंबर आया, कॉस्ट बांटने का नंबर आया, इक्विटी का नंबर सबसे आखिरी, और मिलता क्या? बचा कुचा। बचा कुचा मिलता है। 1 रुपया भी बच सकता है, 1 लाख भी बच सकता है, करोड़ भी बच सकता है, मिलेगा बचा कुछ ही। जब बेटा प्रिंसिपल अमाउंट मिलने का नंबर है तो आपका नंबर आखिरी। क्या पता क्या बचे, क्या पता ना बचे, बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सर इधर नंबर आखिरी, इधर नंबर आखिरी, और अगर कंपनी को प्रॉफिट है और बेटा इक्विटी डिविडेंड नहीं बांटना चाहती कंपनी, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। ना कोर्ट जा सकते, बंद कराने का ऑर्डर ला सकते, ना आपकी पेमेंट क्यूमुलेट होती। यार पागल है क्या इक्विटी वाले? ये लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में? सर बात बड़ी घूम फिर के गई है, दो वजहें हैं जिसकी वजह से लोग इक्विटी के दीवाने हैं। मैंने आज तक कभी डिवेंचर नहीं खरीदा, आज तक प्रेफरेंस नहीं खरीदा, मैं शेयर मार्केट में खुद काम करता हूँ, आज तक खरीदा ही नहीं। सिर्फ दो ही वजहें हैं बेटा, उनमें से पहली वजह बोलता हूँ। देखो आप कहाँ 9 और 12 के पीछे पागल हो रहे हो बेटा, जब इक्विटी के लिए बचता है ना तो कई बार बहुत तगड़ा बच जाता है। इन्फोसिस कंपनी ने एक बार डिविडेंड बांटा, कितना? पर कुछ नहीं भाई, 3500%। 3500%। मतलब समझते हो 3500% का? कि अगर आपने मेरी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए, 35 गुना पैसे मैंने आपको दे दिए रिटर्न में, कि ये रखो 35 लाख, और ये डिविडेंड है आपका प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी मेरे पास है 1 लाख का, 1 लाख। ये मतलब है। हीरो होंडा ने जब लास्ट किया था, हीरो होंडा का तो हीरो मोटर कॉम्प अलग कंपनी है, हीरो होंडा जब इकट्ठे थे तो 2400% डिविडेंड बांटा था, 2400%। क्या 9 और क्या 12, या 200 साल लग जाएंगे 2400% तक पहुंचने में। बेटा जब कंपनी के पास बड़ी बच जाता है, बोला था अभी बेटा इक्विटी में इन्वेस्ट करने की दो वजहें हैं बेटा। एक वजह मैंने क्लियर कर दी कि लोग इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जब मिलता है बेटा तो ऐसे छप्पड़ फाड़ के मिल जाता है। अब बेटा अगर मैं अब बताऊं ना कि 10 लाख रुपए जेब में कहाँ इन्वेस्ट करोगे, एक बच्चा नहीं कहेगा डिवेंचर में इन्वेस्ट करना है, एक नहीं कहेगा प्रेफरेंस में इन्वेस्ट करना है। द आंसर इज ऑब्वियस, इतनी रिटर्न मिलती होगी तो कौन ही कहेगा। दूसरी वजह क्यों लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, ये बड़े काम की वजह, बहुत आराम से सुनना बेटा। इक्विटी शेयर होल्डर को हम बोलते हैं ऑनर ऑफ द कंपनी। क्यों बोलते हैं ऑनर ऑफ द कंपनी? क्योंकि बेटा इक्विटी शेयर्स की टेल है वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर की पूंछ है वोटिंग राइट। बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट है। कंपनी ने जब भी कोई डिसीजन लेना होगा
हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग में लिया जाता है, वो वोट करते हैं। प्रेफरेंस और डिबेंचर होल्डर को किसी मीटिंग का कोई इनविटेशन नहीं होता, इनको बुलाते भी नहीं, पूछते भी नहीं, कुछ नहीं पूछते इनसे। समझ में आ रही बात? आज आप सब इक्विटी शेयर होल्डर बैठे और कंपनी ने कोई डिसीजन लेना है, आपसे ही पूछा जाएगा, आप ही वोट करोगे। समझ में आ रही है बेटा बात? जिनके पास वोट है उन्हीं को ऑनर बोल रहे हैं, आप डिसीजन ले रहे हो, आप ही को मालिक बोला जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी। अब मैं बड़े काम की बात बोलूंगा। बाबू आप एक कंपनी हो जिसमें 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर हैं, बड़े काम की बात बोल रहा हूँ, आप सुनना। आप एक ऐसी कंपनी हो जिसमें 20,000 शेयर होल्डर हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि हर डिसीजन इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग में लेना है तो बैंड बज जाएगी। हम हर बार 20,000 लोगों को एक न्योता देंगे, इनविटेशन देंगे कि आओ यहाँ पर बैठते हैं, ये चीज डिसाइड करते हैं, मीटिंग का एजेंडा ये है। यार पहली बात तो सोचो, 20,000 लोगों को एक जगह पे बिठाना बहुत ही कम्बरसम टास्क है। चलो बिठा लिया, कोई जगह ढूंढ के, कोई अच्छा सा 5 स्टार 7 स्टार ढूंढ के बिठा लिया। सर उनसे एक चीज पे एग्री कराना आसान है? यार मैं कहता हूँ 2 पार्टनर 3 पार्टनर में हवाइयां गुल हो जाती हैं। आप 20,000 लोगों को बिठाकर एक चीज पे जजमेंट लेके दिखाने वाले हो? मतलब ही नहीं। मानते हैं ना सब ये बात? को बहुत मुश्किल काम है ना। तो होता क्या प्रैक्टिकली कंपनी में, समझना। ये 20,000 लोग बैठे हैं, पहली बार मिल रहे हैं। आज ही कंपनी क्या करेगी, एक चीज प्रपोज करेगी। कंपनी ने बोला कि हम चाहते हैं हम हमेशा ना मिलें, कंपनी की जजमेंट लेने के लिए कुछ स्पेशल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, और हम अपने में से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रहे हैं। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो हैंड रेज कर दे। 25 लोग सामने आते हैं। हमने बोला कि सब वोट करेंगे, 20,000 शेयर होल्डर यहाँ बैठे हैं, हम 3 ही डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, ज्यादा नहीं। 25 लोगों ने इलेक्शन लड़ा। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, कंपनी में भी पूरा डेमोक्रेसी। 25 लोगों ने इलेक्शन लड़ा, सबने वोट करा, जिन 3 लोगों को हाईएस्ट वोट मिले वो डायरेक्टर बन गए, बाकी सब अपनी अपनी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। डायरेक्टर मिल गए। अब मैं बता देता हूँ, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमेशा मिलेंगे जब जब कंपनी को जरूरत होगी, सारे डिसीजन यही लेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर साल में सिर्फ एक बार मिलते हैं, और ज्यादा अगर शेयर होल्डर हो जाए तो बेटा फेस टू फेस भी नहीं मिलते, वर्चुअली ही मिलते हैं। समझ में आ रही है बात? एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखना, अगर समझदार हो। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बने, इक्विटी शेयर होल्डर में से नहीं बने, बने तो इक्विटी शेयर होल्डर में से ही है। समझ में आ रही है बात बाबू? कंपनी के लिए ऐसा बोला जाता है, कंपनी लॉ बोलता है, जब आगे बढ़ जाओगे तब पता लगेगा, अभी तो बहुत छोटे हो इस चीज के लिए। कंपनी में 90% डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं अकेले, बिना किसी से पूछे। 5% डिसीजन लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, और 5% डिसीजन लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इक्विटी शेयर होल्डर मिलकर। ये बात पता लगी थी मुझे सी आईपीसीसी में, आपको बता रहा हूँ 11th में, सीए के इंटरमीडिएट लेवल पे पता लगी थी मुझे कि 90% डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकेले ले लेते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही मिलते हैं बार बार। शेयर होल्डर तो साल में एक बार मिलेंगे। कंपनी लोग कहता है कुछ जजमेंट शेयर होल्डर अकेले ले सकते हैं, कुछ जजमेंट शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिलकर लेनी पड़ती है। 90% काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकेले करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाया किसने? इक्विटी शेयर होल्डर ने, एंड दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। भाई जिस अथॉरिटी ने बनाया, रिस्पॉन्सिबल उसी के लिए होना। कल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई गलत काम कर दें, कंपनी का लॉस हो जाए, तो बेटा शेयर होल्डर अपनी मीटिंग में बुला सकते हैं, डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं कि हमने आपको अपॉइंट करके भेजा था, इसलिए भेजा था। सेम बिल्कुल वैसे ही हमने एक आदमी को इलेक्शन जिताकर एमपी बनाकर भेज दिया पार्लियामेंट में, पूरे 5 साल में एक निठल्ला एक वर्ड ना बोला वहां पर, ठीक है जी, देख ना हमारे शहर का विकास करा ना कुछ करा, अगली बार आएगा वोट मांगने, लोग कैसे उतारते हैं इज्जत। बिल्कुल वैसे ही हालात है, डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी की तरह काम होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है सारी की सारी बात जो मैंने बोली? 100% बात समझ में आई? पक्का? अब एक बात सुनना, मैंने कल एक बात और रटवाई थी कि इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे पूरी जिंदगी भर वापसी नहीं होंगे, वो और सुन लो तो मजा ही आ जाएगा। बाबू कैसे वापसी नहीं होते पूरी जिंदगी भर, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये 4 बंदों को छोड़ दो, बाकी सब आप 40 लोग हो, मैं कंपनी हूं, मैंने शेयर इशू करे इक्विटी शेयर्स, ठीक है जी।
आप सबने खरीद लिया मेरे से 1-1 लाख रुपए के, मेरे पास 40 लाख आ गए, प्लीज सामने देखना, मेरे पास 40 लाख आ गए, मैंने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 35 लाख की खरीद ली मशीनरी, 5 लाख का खरीद लिया रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन शुरू कर दिया। मान लो बेटा मैं टेक्सटाइल गुड्स बनाऊंगा, टेक्सटाइल गुड्स बनाने शुरू कर दिया, बेचूंगा और देखते हैं कमाएंगे कितना। ठीक है जी, ये चल रहा है प्रोसीजर। ठीक है जी, इतने में 2 दिन के बाद आप में से एक पर्सन उठता है, मान लो राघव, आता है कंपनी के पास की कंपनी लाओ 1 लाख रुपए मेरे वापस कर दो। मैंने कहा जी कौन से 1 लाख? जी परसों देके गया था मैंने इक्विटी शेयर खरीदे थे, ये पड़े आपके शेयर, लाख वापस कर दो। ईमानदारी से बताना, कंपनी इस पोजीशन में है कि 1 लाख इसके वापस हो सकते हैं। मैंने 35 लाख की मशीन खरीदी, 5 लाख का रॉ मटेरियल, क्या बेचू भाई? कुछ है कंपनी इस पोजीशन में तो नहीं है, ये देख रहा है कि मैं बेटा वापस नहीं कर सकता। अब सुनना आपकी बात बाबू, आपसे 40 लाख रुपए लेने के तुरंत बाद कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज में जाती है, स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर मार्केट, और वहां अपने शेयर लिस्ट कराती है। लिस्ट कराने का क्या मतलब होता है? स्टॉक एक्सचेंज को बोला जाता है कि तू आज से क्या कर, हमारे शेयर का दाम तय कर। फिलहाल तो हमने 100 रुपए का एक शेयर मान के बेच दिया, तो दाम तय कर, और तू ही हमारे शेयर का रोज दाम तय करेगी। ठीक है जी। अब बाबू राघव मेरे पास आया कि कंपनी मेरे 1 लाख वापस कर दो, मेरा जवाब पता है क्या होगा? राघव, कंपनी पूरी जिंदगी शेयर होल्डर के पैसे वापस नहीं करती। तुझे शेयर बेचने हैं, तो जा शेयर मार्केट शेयर बेच ले। ये गया शेयर मार्केट, 2 इंडिया में बड़ी फेमस शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, बीएससी एंड एनएससी। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मैंने कहा वहां बेच ले शेयर, बिक रहे हैं मेरी कंपनी के। राघव बेचने गया, मेघांश ने खरीद लिए। बाबू कंपनी की सेहत पे क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं, पहले भी 40 लाख थे, आज भी 40 लाख है, बस फर्क क्या पड़ा मैं बता देता हूँ। कंपनी एक रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर बनाती है, जिसमें अपने सारे शेयर होल्डर के नाम लिखती रहती है। उसमें राघव का नाम लिखा हुआ था, मैंने आज काट दिया और मेघांश का नाम लिख दिया, बस। मेरे पास कल भी 40 लाख थे, आज भी 40 लाख है। कल को सुजल ने कह दिया 2 दिन बाद मेरे पैसे वापस कर दो, मैंने कहा बेच ले। इसने बेचे, वासु ने खरीद लिए, मुझे क्या फर्क पड़ा? मैंने सुजल का नाम काटा, वासु। मेरे पे कल भी 40 लाख थे, आज भी 40 लाख है, मैं पूरी जिंदगी पैसे वापस नहीं करूंगा, कंपनी करती नहीं है वापस। समझ आई बात? सब देर सवेर तो होती है मेरी बातों में, पर ऐसा कुछ नहीं होता कि रटी लिया कि कभी वापस नहीं आऊंगा उस टॉपिक पे। ये कहानी कहीं और है, मेरी कहानी तो ऐसी है। ठीक है जी, कल 2 बातें कही थी, रट लो। एक, इसके सामने रेट नहीं होता है, कंपनी पूरी जिंदगी पैसे वापस नहीं करते, दोनों समझाती। ऑल क्लियर? पक्के से समझ में आ गई बात? अब एक आखिरी क्वेश्चन है इस बात से रिलेटेड, फिर मैं एक मीनिंग कंपनी का बोलूंगा। बाबू एक आखिरी क्वेश्चन, रिलायंस का ऑनर कौन है? पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था बाबू, अगर मैं ये क्वेश्चन पहली बार पूछूं ना, तो 99.99% बच्चे खड़े हो जाएंगे, मुकेश अंबानी। बेटा मैंने अभी बताने की कोशिश करी कि इक्विटी शेयर होल्डर ही मालिक हैं। देखो, इनको मालिक बोलने की एक और वजह भी है, वोटिंग राइट इनके पास है, ये तो वजह है ही है, एक और वजह भी है। क्या वजह है? देखो, जिसके पैसे जिसके पैसे आज नहीं तो कल वापस करने पड़े, उसको बेटा मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ लोन, और आप भी ऐसे याद रखना। देखो, इसके पैसे आज नहीं तो कल वापस कर दोगे, मैक्सिमम 20 साल है, वापस तो करोगे। इसके पैसे आज नहीं तो कल वापस कर दोगे, मैक्सिमम 20 साल है, वापस तो करोगे। इसके पैसे कंपनी पूरी जिंदगी भर वापसी नहीं करती, और बेटा सिर्फ मालिकों के ही पैसे होते हैं जो पूरी जिंदगी भर वापसी नहीं होते, इसलिए इनको मालिक बोला जाता है। ठीक है ना? डोंट टेल मी कि मुकेश अंबानी इज द सोल ओनर ऑफ रिलायंस, बहुत बड़े बेवकूफ हो आप। कई बार ऐसा होता है ना बेटा कि हम 4-5 दोस्त ग्रुप में खड़े हैं, एक आदमी कह रहा है मुकेश अंबानी ओनर है। अब बाबू मैं हंस तो देता हूँ, पर वहां बोलता कुछ नहीं, क्योंकि दोस्त हैं, वो छोड़ेंगे भी नहीं मौका। मैं उन्हें ज्ञान दूंगा, यार ये पढ़ा तेरा ज्ञान, बात बड़ी आंसी होगा घर का तू। ठीक है, यहाँ हमारे साथ है तू। ठीक है जी, बात बड़ी सिंपल सी यही है भाई, सारे इक्विटी शेयर होल्डर ओनर होते हैं, सारे के सारे। मेरे पास भी रिलायंस के शेयर हैं, मैं मालिक नहीं हूँ? बिल्कुल मालिक हूँ। जिसके पास जिस कंपनी के शेयर है वो मालिक है, उसके बाद वोट करने का मैसेज तक आता है। मैं आपको कम से कम 10 कंपनी की मेल दिखाऊंगा बेटा, जिसका मैसेज आता है कि आज हमारी मीटिंग है, इससे इस टाइम तक आप वोट कर सकते हो डायरेक्टरशिप के लिए। मीटिंग का एजेंडा यही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं। हर मीटिंग की मेल आती है मेरे पास, हर मीटिंग की मेल, और आपके पास भी आती होगी जब आप शेयर खरीदोगे।
समझ में आ रही है बेटा बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? फिर भी एक बात बोल देता हूँ बेटा, मुकेश अंबानी को रिलायंस का ओनर बोलना एक आध एक्सटेंट तक ठीक भी है। वो क्यों, ये सुनना बेटा। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस के 60% शेयर हैं और पूरी दुनिया के पास मिलाकर 40%। 60% शेयर होने का मतलब समझते हो? मैंने भी थोड़ी देर पहले बोली थी, इक्विटी शेयर की टेल है वोटिंग राइट। जहां जहां इक्विटी शेयर वहां वहां बेटा वोटिंग राइट। 60% शेयर मतलब 60% वोटिंग राइट और पूरे दुनिया के पास 40% शेयर, 40% वोटिंग राइट। जब मीटिंग शुरू होती है ना रिलायंस में, अगर मुकेश अंबानी ने बोल दिया कि ये डायरेक्टर बनेगा तो बात कटेगी कैसे? 60% वोट कर देता है वो उसके फेवर में, आप 40% अगेंस्ट करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? शहर का, जिले का आपने एमपी बनाना था बाबू, एक पर्सन को वोट मिल गए 51%, दूसरे को मिल गए 49%, कुछ कर सकते हो? 49 वाला 51 वाला जीत गया। डेमोक्रेसी का रूल है ना। रिलायंस में जो मुकेश अंबानी चाहता है वो होता है। 60% वोट लेकर बैठा बाबू, 60% शेयर है, 60% वोट है। जिसको चाहेगा डायरेक्टर बना देगा, जिसको चाहेगा उड़ा देगा। ईशा अंबानी डायरेक्टर बन गई जी अलग वर्टिकल की, आकाश अंबानी जियो 4G संभालेंगे, अपनी मर्जी के डायरेक्टर है, कौन हटा देगा? 60% शेयर मतलब 60% वोट, मतलब पूरी मेजोरिटी अपनी। समझ में आ रहा है? रूल करना किसको कहते हैं? ऐसे होता है रूल। 51% किसी कंपनी के शेयर खरीद कर बैठ जाओ, दबदबा आपका ही चलेगा पूरी जिंदगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक मैंने जितनी बात बोली बिल्कुल अच्छे से किया? पक्का? आगे बढ़ाएं बात को बाबू। बस मुझे आज कंपनी का मीनिंग पूरा करना है, बाकी मेरा टारगेट डन है। ठीक है जी, मैं मीनिंग बोलता हूँ फटाफट से बाबू, मीनिंग से ही निकल जाएंगे कंपनी के 5 फीचर। बाबू कहता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, company is an artificial person having separate legal entity, separate legal entity, perpetual succession, perpetual succession and a common seat। लोग उत्तर आराम से सुनना। अब वो कंपनी की डेफिनेशन नहीं, कंपनी के 5 फीचर है। कहता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सीट। बाबू यही कंपनी के 4 फीचर हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सीट। 4 तो ये है, मैंने बोला था 5 फीचर निकल जाएंगे बेटा। बड़े काम की बात, ये बात बेटा कुछ बच्चों के लिए पहली बार हो रही होगी। जहां कहीं सेपरेट लीगल एंटिटी हो, कसम खा लेना बेटा, वहां पर हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी होगी, हमेशा। ये बात मैं कैसे कह पा रहा हूं? आप बाबू जितना अभी तक पढ़ा है उसका एनालिसिस सोच लो, सोल प्रोप्राइटरशिप याद करो। बाबू पहला फीचर पढ़ते थे फॉर्मेशन एंड क्लोजर, सेकंड लायबिलिटी, थर्ड सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, फोर्थ कंट्रोल, पांचवा नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी कि सोल प्रोप्राइटर तुझे और तेरे बिजनेस को अलग नहीं माना गया, एक माना गया, आप सेपरेट नहीं। जब आपको एक माना गया, लायबिलिटी अनलिमिटेड थी वहां पर। यहां बेटा सेपरेट एंटिटी है, और जहां सेपरेट एंटिटी होती है कसम खा लो वहां लिमिटेड लायबिलिटी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। तो बाबू ये 5 फीचर हैं जो मुझे एक एक करके एक्सप्लेन करने हैं। पहला सुनना बाबू, पहला फीचर लिखा हुआ है आर्टिफिशियल पर्सन। बाबू ये कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन ही क्यों कहा? पहले अच्छा एक बात बताओ, कंपनी क्या है? अगर मेरे को बिल्कुल थोड़े से कुछ ही शब्दों में बताना, देखो आधे से ज्यादा दुनिया को लगता है यार कंपनी ना कोई बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है उसके ऊपर लिखा है रिलायंस, यही रिलायंस कंपनी है। अच्छा बिल्डिंग गिर गई तो रिलायंस मर गई? मतलब कंपनी बिल्डिंग होती है? नहीं, कंपनी इंसान होती है। मतलब रिलायंस मतलब मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी मर गया तो रिलायंस मर गई। मतलब भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, जान तो सब नहीं है। धीरू भाई अंबानी से चले गए, रिलायंस गई क्यों नहीं? बनाई तो उन्होंने थी।
रिलायंस मर क्यों नहीं गई? धीरू भाई अंबानी जी चले गए थे तो जब। सर कंपनी इंसान नहीं होती, इंसानों के जाने से कंपनी नहीं मरती। तो कंपनी है क्या? अगर मुझे कुछ ही शब्दों में बताना हो, बेटा कंपनी सिर्फ एग्जिस्ट करती है ऑन पेपर। लॉ कहता है ये फॉर्मेलिटी पूरी कर दो कंपनी एग्जिस्ट करेगी। आपने लॉ की फॉर्मेलिटी पूरी करी, कंपनी एग्जिस्ट करने लगी। कंपनी ओनली एग्जिस्ट ऑन पेपर। जो चीज पेपर पे एग्जिस्ट करती है मर सकती है। भाई लॉ में एक प्रोसीजर दिया गया उसको मारने का, जिंदा कर रहा है अभी तो एक प्रोसीजर के थ्रू है ना लॉ के। अगर उसको मारना है वो लॉ का प्रोसीजर पूरा करो तो कंपनी मरेगी। कंपनी ऐसे मरेगी भी नहीं बेटा। कंपनी कोई बिल्डिंग नहीं, कंपनी कोई इंसान नहीं, कंपनी सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है। अब बेटा पहला फीचर है आर्टिफिशियल पर्सन। बेटा सबसे पहली बात, कंपनी को बोला गया पर्सन। कंपनी को पर्सन क्यों बोल दिया गया? बेटा हर वो काम जो एक बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर कर सकता है, हर वो काम कंपनी कर सकती है। आप सोल प्रोप्राइटर हो, बिजनेस शुरू करते हो, क्या करते हो? सबसे पहले प्रॉपर्टी अपने नाम पर खरीदते हो, दुकान कंपनी भी खरीद सकती है। उसके बाद गुड्स अपने नाम से खरीदते हो, कंपनी भी खरीद सकती है। गुड्स अपने नाम से बेचते हो, कंपनी बेच सकती है। लोन लेते हो, कंपनी भी ले सकती है। लोन देते हो, कंपनी भी दे सकती है। केस करते हो, कंपनी भी कर सकती है। केस हो जाता है, कंपनी के ऊपर भी हो जाता है। बिजनेस में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो एक प्रोपराइटर कर सकता है और कंपनी नहीं कर सकती। इसलिए कंपनी को बोला गया पर्सन। व्हाई इट इज सेड टू बी आर्टिफिशियल पर्सन। फिर आर्टिफिशियल बोलने की क्या जरूरत थी? बेटा सोल प्रोपराइटर जिंदा इंसान होता है, खाता है, पीता है, चलता है, सांस लेता है। कंपनी पेपर में एग्जिस्ट करती है, ना खाती ना पीती ना सांस लेती ना चलती। इसलिए कंपनी को बोला गया आर्टिफिशियल पर्सन। काम सारे सोल राइटर जैसे, पर बाबू जिंदा इंसानों की तरह खा पी नहीं सकती, चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। समझ में आया कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला? पहला फीचर बिल्कुल क्लियर, समझ आई बात? बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी पे बात कल कर दूंगा, बड़ी बात है। ये दो छोटी छोटी बातें आज निपटा देते हैं। परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील। बेटा ये परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है? बेटा परपेचुअल का मतलब होता है परपेचुअल, पता नहीं कब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगी। परपेचुअली एग्जिस्ट करेगी मतलब कंपनी इज हैविंग अ अनलिमिटेड लाइफ। परपेचुअल। बाबू जब भी ये आए एक्सप्लेन करने को, और मुझे लगता है एक आध स्कूल में पक्का 3 नंबर का शॉर्ट नोट अकेले इस पे होगा। जब भी आए, लिमिटेड बात है जो आपने लिख कर आनी है, पूरे नंबर लिख लेना। मैं हमेशा बोलता हूँ इसको ऐसे ही और ऐसे ही रख लो। और वो लाइन है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो आउट, बट कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट। कहता है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो आउट, कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट। इंसान आएंगे और इंसान चले जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी। धीरू भाई अंबानी जी आए चले गए, कंपनी नहीं मरती। कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ एंड कैन ओनली बी एंडेड अप बाय लॉ। कंपनी लॉ ने क्रिएट करी है, खत्म करना है लॉ ही कर सकता है। लॉ का प्रोसीजर पूरा करो, कंपनी को मार दो। लॉ का प्रोसीजर पूरा करके जिंदा किया है ना, ऐसे नहीं मरेगी किसी के इंसान के आने और जाने से। तो कहता है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो आउट, बट कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट। कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ एंड कैन ओनली बी एंडेड अप बाय लॉ। सिंपल, समझ में आया परपेचुअल सक्सेशन? बेटा लास्ट हेडिंग है कॉमन सी। मैं ये रिवाइज करा दूंगा अगर टाइम बचा तो, वरना बेटा कल मैं आऊंगा सबसे पहले यही लाइनें याद कराऊंगा आपको। बाबू लास्ट हेडिंग है कॉमन सील। बेटा कॉमन सील मतलब सिग्नेचर, ऑफिशियल सिग्नेचर। बेटा आप सबके और मेरे एक ऑफिशियल साइन है। जिस दिन 10th क्लास के बोर्ड के पेपर दिए, एडमिट कार्ड पे साइन करा। 12th क्लास के बोर्ड के पेपर दोगे, एडमिट कार्ड पे साइन करोगे, धीरे धीरे यही आपके ऑफिशियल सिग्नेचर कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर बेटा बैंक में साइन करोगे, पैन कार्ड पे साइन करोगे, ये कहानी चलती रहेगी। ये ऑफिशियल सिग्नेचर ही बनने वाले हैं आपके, है ना? हमारे ऑफिशियल सिग्नेचर हैं। बेटा कंपनी के भी ऑफिशियल साइन होते हैं, प्लीज सुनना। अब आप कहोगे यार जिंदा इंसान है नहीं, कहां से साइन हो गए इसके? बेटा इसके ऑफिशियल सिग्नेचर को सिंपल भाषा में बोलते हैं स्टैंप। कंपनी की स्टैंप तो हो सकती है बेटा, ऐसे होती है कंपनी की स्टैंप। लो सुनना बाबू, आपकी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, आप लिखवाते हो मैसर्स
XYZ लिमिटेड। यहाँ 2-3 लाइनें छुटी हुई हैं, यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्टर। ठीक है, जब भी आज 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे, इन्होंने डिसाइड करा कि इस एग्रीमेंट में हमने साइन करने हैं, ये एग्रीमेंट हमने अप्रूव कर दिया, तीनों ने मिलकर डिसाइड हो गया। अगर तीनों ने डिसाइड कर लिया यही कंपनी है, और के कौन है कंपनी का डिसीजन कौन ले रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही तो ले रहा है। तीनों ने मान लिया कि हमें ये एग्रीमेंट में जाना चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए। 3 में से एक डायरेक्टर ने स्टैंप उठाई, इंक पैड पे लगाई, एग्रीमेंट पे लगाई, इन तीनों में से किसी एक डायरेक्टर ने बीच में साइन कर दिए। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे कंपनी की ये कॉमन सील दिख जाए, कॉमन सील कह लो, ऑफिशियल सिग्नेचर कह लो, सिंपल भाषा में बोल लो स्टैंप, अगर ये दिख जाए तो मान लेना कंपनी ने इस एग्रीमेंट को अप्रूव किया है। अगर ये ना दिखे तो समझ लेना कंपनी ने इस एग्रीमेंट को अप्रूव नहीं किया। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? क्या होती है कॉमन सील? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, या सिंपली बोले तो स्टैंप। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।